हेलो सर। चलो सर, आप हमको कंटिन्यू कराओ और लेके चलो मैथ की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 150, नहीं सॉरी 100 से 100 से स्टार्ट करना है। हमने 1 to 100 तक कर लिया है पिछले 2 लेक्चर्स में। आज अपन स्टार्ट करते हैं 101। क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हाँ सर, क्वार्टाइल डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सर, क्वार्टाइल इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट क्वार्टाइल डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। 101 का हो जाएगा ए। टू डिफाइन क्वार्टाइल डिविजन वी यूज, सर, Q3 और Q1। Q1 को बोलते हैं लोअर, Q3 को बोलते हैं अपर, बीच वाले को बोलते हैं मिडिल। लेकिन मिडिल का यूज नहीं आता है, अपर और लोअर का इस्तेमाल आता है। ठीक है, ऑप्शन बी। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल में बी ऑप्टेन ग्राफिकली। मे बी ऑप्टेन ग्राफिकली फ्रॉम। ठीक है, क्वार्टाइल देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन केवल फ्रीक्वेंसी बताते हैं। हिस्टोग्राम आपका क्या बोलते हैं, एक मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होती है कौन से ग्राफ में? ओगिव। ओगिव में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होती है। और हमको क्वार्टाइल डेसाइल और परसेंटाइल निकालने में भी क्या जरूरत होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड होती है। याद है आपको? यस सर। तो उसमें कौन सा यूज होगा? ओगिव। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डिविजन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ओगिव। ठीक है, याद रखना। देखो हिस्टोग्राम किस टाइप का होता है, एक बार समझते हैं। देखो हिस्टोग्राम बेसिकली, हिस्टोग्राम से भी फ्रीक्वेंसी ही निकलती है कहीं ना कहीं। हिस्टोग्राम से भी फ्रीक्वेंसी निकलती है कि भाई कितना ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं आप बोलूं, हिस्टोग्राम के बीच वाले को ज्वाइन कर दूं तो आपका वो बन जाएगा क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम एक तरीके का हो जाता है। इसमें केवल फ्रीक्वेंसी यूज होती है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होती है। और हमको क्वार्टाइल निकालने में क्या जरूरत होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अगर आपको याद आ रहा हो, मीडियन के केस में, क्वार्टाइल के केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगती थी। Seventh decile is the abscissa of that point on the ogive whose ordinate is। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। तो बेसिकली सेवेंथ डेसाइल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। सेवेंथ डेसाइल की फ्रीक्वेंसी। सर डेसाइल मतलब 10 हिस्से, तो 7 आउट ऑफ 10 यानी 7 आउट ऑफ 10 हिस्सा कवर कर रहे हैं वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। रैंक ऑफ मीडियन, रैंक ऑफ मीडियन इज, सर मिडिल वैल्यू। लेकिन यार रैंक ऑफ मीडियन इज n+1/2। ये मान के चल रहा है कि आप, अरे यार ये ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। पूछो क्यों? कहीं से ना इसको कॉपी किया गया है। कहीं से कॉपी किया गया है जहाँ पे बताया गया है कि n की वैल्यू क्या है। n ऑड है कि इवन है? ऑड के केस में अलग होता है, इवन के केस में अलग होता है। तो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं क्या कि n इज ऑड। अगर n ऑड है तो मीडियन क्या हो जाएगा? n+1/2। ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? देखो Q1 क्या होता था? Q1 क्या होता था? n+1 × 1/4। Q1 ही होता था। देखो n+1 1/4, ऑप्शन बी। थर्ड क्वार्टाइल क्या होता था? Q3 n+1 3/4 है ऑप्शन। हाँ ये रहा, 3n+1/4, क्वार्टाइल 3। रैंक ऑफ केथ डेसाइल, डेसाइल मतलब 10 हिस्सों में बांटते हैं। डेसाइल मतलब 10 हिस्सों में। तो n+1 इंटू अपॉन में 10, और केथ यानी तो के हो जाएगा। केथ डेसाइल यहाँ के हो जाएगा n+1 k/10। ये रहा डी। केथ परसेंटाइल n+1/100 इंटू के। सी हो गया ऑप्शन। कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज पूछ लेना। आई एम होपिंग कि आपने पिछले लेक्चर्स मेरे देखे हैं अच्छे से, एंड देन आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, इसलिए आपको ये चीजें बन रही होंगी। डैश इज इक्वल टू द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n+1/2 फ्रॉम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर मीडियन, मीडियन के केस में अपन ये करते थे मिडल वैल्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डैश इज इक्वल टू द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n+1/4। सर n+1/4 क्या होता था? फर्स्ट क्वार्टाइल है। देखो n+1/4 फर्स्ट क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वार्टाइल। 3n+1/4 सर थर्ड क्वार्टाइल। के n+1/10 सर केथ डेसाइल, केथ डेसाइल। बाय 10 है मतलब कि 10 हिस्सों में डेसाइल, और के यानी कि केथ हिस्सा, केथ वाला।
ठीक है, डिवाइड बाय 100 किया, यानी कि परसेंटाइल की बात कर रहे हैं और केथ परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, केथ परसेंटाइल। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सिंपल है। फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डैश इज इक्वल टू द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 मीडियन। सर ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट खाया है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/4, n/4 फर्स्ट क्वार्टाइल, 3n/4 थर्ड क्वार्टाइल। फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द वैल्यू क्यूमुलेटिव k n/10 बाय 10 यानी कि डेसाइल, और k यानी kth डेसाइल, ऐसा। बाय 100 यानी कि परसेंटाइल, और k यानी कि kth परसेंटाइल। इन एन ऑगिव एब्सिसा करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनेट n/2, n/2 यानी मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू में क्या आता है, मीडियन। करस्पॉन्डिंग टू n/4 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, 3n/4 थर्ड क्वार्टाइल। बहुत सिंपल है। करस्पॉन्डिंग टू ऑर्डिनेट डैश इज द केथ डेसाइल। सर डेसाइल मतलब डिवाइड बाय 10, और केथ यानी कि kn/10, केथ परसेंटाइल kn/100। ठीक है, रैंक ऑफ अ मीडियन बता पूछ रहा है इसमें, रैंक ऑफ अ मीडियन पूछ रहा है इसमें। पहले तो उसको वो करना पड़ेगा क्या, एक सेकंड को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 है, 10 का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या हो गया कि भाई, एक सेकेंड ना, 10 है, तो 10 का मतलब क्या हो गया, nth, सॉरी, n आपका इवन हो गया, तो इसका मीडियन कैसे निकलेगा, n अपॉन सेकेंड टर्म प्लस n/2 प्लस 1 का टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि आपका फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म बाय 2, यानी फिफ्थ और सिक्स के बीच का, यानी 5.5 टर्म, 5.5 टर्म हो जाएगा, 5.5 टर्म हो जाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सर एन की वैल्यू 7 है, Q1 क्या हो जाएगा, रैंक n+1 इंटू 1/4, ठीक कितना हो जाएगा, 8/4, यानी सेकेंड। रैंक क्या हो गया, 2। 1 2 3 4 5 6 7, Q3 निकालना है, n+1 इंटू 1/4, यानी कि 7+1 8/4 इंटू 3, 6, सिक्स्थ रैंक है, सिक्स्थ। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, प्राइस पर केजी और पर कितना लिखा है, और परचेस बता रहे हैं कि एक एक किलो का प्राइस कितना है और कितने बार परचेस किया है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सर, जितने बार परचेस किया है, जितने बार परचेस किया, 100 + 40 + 60, यानी कि 200। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड बाय अ टेप 10 टाइम्स। लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड बाय अ टेप 10 टाइम्स। अच्छा, एक रॉड है, एक रॉड है, उसको 10 बार ना आपने उसकी नापी, क्या लेंथ नापी। You are to estimate the length of a rod by averaging these 10 determinations. Which is a suitable form in this case? Arithmetic mean, AM, AM हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन परचेजेस 5 रुपीज वर्थ ऑफ एग फ्रॉम 10 डिफरेंट मार्केट। मतलब क्या कि वो 5 रुपए लेके जा रहे हैं 10 अलग अलग मार्केट में और अंडे खरीद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर जगह प्राइस अलग होगा, कहीं पे 5 के 2 अंडे मिलेंगे, कहीं के 5 के 3 अंडे मिलेंगे। ठीक है, तो यू आर टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एग्स पर यूनिट। सर रेट, नंबर ऑफ एग पर यूनिट, रेट निकालना है। उसके लिए सुटेबल एवरेज कौन से है, तो सर HM। आपको बताया स्पीड के केस में भी क्या यूज करते थे, HM, नंबर एवरेज नंबर ऑफ एक्स पर रुपी, HM। ठीक है, तो 130 का क्या हो जाएगा, HM। चलो आगे बढ़े। यू आर गिवन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फॉर द कोर्सेस ऑफ 1981 एंड 1991। अच्छा, दो पॉपुलेशन दी गई है, दो अलग अलग साल की। ठीक है, यू आर
You have to find the population of India at the middle of the period by averaging this population figure, assuming the constant rate of increase of population. अच्छा, constant rate of increase of population मतलब क्या? देखो, दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब क्या? आ, देखो कहाँ गया, कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहे हैं। मतलब सपोज 1981 और क्या था, 1991, 1991 और हमको यहाँ की पॉपुलेशन निकालनी है। और क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज द सुटेबल फॉर्म ऑफ केस। देखो ये ना एक तरीके से आपका कौन सा केस बन रहा है, इंडेक्स नंबर वाला केस बन रहा है कि भाई 1981 में ये नंबर था, 1981 में ये था, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो अपन ना एक वो देखते थे, इंडेक्स नंबर के केस में ना क्या देखते थे, सपोज ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी है, तो ये क्या हो जाता था, बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी हो जाता था। तो यहाँ फिर ऐसा बोलो कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ना जीएम का इस्तेमाल होता था, ज्योमेट्रिक मीन का काफी इस्तेमाल होता था। बट देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कांस्टेंट है ना रेट, तो अपन ऐसे इसको अज्यूम करेंगे कि इनकी जो प्रोपोर्शन है वो सेम है। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर वाला कंसेप्ट लगाना है। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन 100 है, सपोज ए है, यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी सपोज एक्स है, यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी बी है, तो अपन क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस एक्स अपॉन ए, जो प्रोपोर्शन है, जो इंडेक्स नंबर है कि भाई मिडिल मतलब 1986 में जो पॉपुलेशन थी, दिस अपॉन 1981 यानी कि एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रही है। ठीक है सर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की पावर 1/2, यानी कि ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन निकाला अपन ने। ठीक है, इस केस में कुछ कुछ केस ना स्पेसिफिक होते हैं, एग्जांपल्स उसके स्पेसिफिक होते हैं, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो आपको एग्जाम में वो चीज़ कंफ्यूज कर सकती है। अब जैसे ये इंडेक्स नंबर से रिलेटेड था, हाँ सर जीएम यूज होता है। सर यहाँ पे रेट की बात कर रही थी, हाँ सर एचएम यूज होता है। तो ये चीज़ों को ना अपन थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलते हैं। ठीक है, 132 देखते हैं। डैश इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। मेरे को एक बात बताओ, जो अपन एवरेज निकालते हैं या डेविएशंस निकालते हैं, रेंज भी था, मीन डेविएशन भी था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी था और क्वार्टाइल डेविएशन भी था। सर स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन ने क्यों चूज किया था, क्योंकि उससे रिजल्ट्स एक्यूरेट आ रहे थे, उससे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आ रहे थे। ठीक है, उनमें फ्लक्चुएशंस कम आ रहा था। मान लो कोई 10 डेटा सेट है, उसमें एक वैल्यू एकदम एक्सट्रीम हो गई, तो एकदम से डेटा इफेक्ट नहीं हो रहा था, सैम्पलिंग के नाम से फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस स्टैंडर्ड डिवीजन। तभी अपन स्टैंडर्ड डिवीजन को निकाला ऐसा गया था कि वो एक ऐसा टूल है जो बहुत कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। ठीक है, ओके सर। रूट मीन स्क्वायर डिवीजन फ्रॉम मीन है, ये क्या बोल रहे हैं, रूट रूट ऑफ मीन स्क्वायर डिवीजन फ्रॉम मीन। अच्छा रूट ऑफ, तो रूट तो स्टैंडर्ड डिवीजन में यूज होता था। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, बताओ। एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव, सर एब्सोल्यूट है। तो रिलेटिव क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, रिलेटिव मेजर है। डैश डिवीजन इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। सर आप हर क्वेश्चन में है कर रहे हो फिर आंसर निकाल रहे हो। ठीक है, डैश डिवीजन इज कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, डैश डिवीजन सेमी इंटर क्वार्टाइल। सेमी इंटर क्वार्टाइल मतलब क्या, सेमी क्यों बोल रहा है, क्योंकि आधे डेटा के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, Q1 से लेकर Q3 तक का। और इंटर क्वार्टाइल यानी दो क्वार्टाइल के बीच का रेंज को अपन पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वार्टाइल डिवीजन ही होना चाहिए, 136 का क्वार्टाइल डिवीजन। डैश डिवीजन इज डिफाइंड एज हाफ द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, सो क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन फॉर द डेटा सेट 1 3 4 5 6 6 10, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 डेटा है, 7 है एन की वैल्यू। क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, Q3 माइनस Q1/2। तो पहले तो मेरे को Q3 निकालना पड़ेगा। सर Q3 क्या होता है, n+1 इंटू 3/4 वैल्यू, ये तो पोजीशन बताता है, ये तो रैंक बताता है, रैंक। तो ये क्या हो गया, 8 इंटू 3/4 विच इज योर
सिक्स्थ वैल्यू विच इज अगेन योर क्या 6, और Q1 क्या हो जाएगा n+1 इंटू 1/4 वैल्यू, दैट इज योर 8/4, दैट इज योर सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू क्या है सर 3। तो क्वार्टाइल डिवीजन क्या हो गया 6 - 3/2, दैट इज योर 1.5। है क्या ऑप्शन? यस सर 1.5। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैसे डिफाइंड है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, सर आपको एक बात बोलूं, देखो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैसे लिखा जाता है? Q3 - Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 कर दूं, ऊपर और नीचे, तो ये वाली पार्ट क्या बन जाएगी सर? ये पार्ट बन जाएगा क्वार्टाइल डिवीजन, और सर ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? एवरेज किसका किसका? Q3 और Q1 का एवरेज, विच इज योर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है? मीडियन। तो अगर मैं इसको क्वार्टाइल डिवीजन बनाता हूं तो नीचे क्या हो जाएगा? मीडियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 139 का ए हो जाएगा। मीन निकालना है इसका, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, ये तो आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। सही है, रिलेटिव टर्म्स का फॉर्मूला है, बेसिक जनरल फॉर्मूला है। क्या बोल रहे हैं? मीन 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.6 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, विच इज योर 52 आंसर। अगेन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, सर क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन इनटू 100। सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से है? अभी तो लिखा आपने, अभी तो डिराइव किया। Q3 - Q2 अपॉन Q3 प्लस Q2 को एक और चीज लिख सकते हैं, क्वार्टाइल डिवीजन अपॉन मीडियन इनटू 100। तो 1.5 अपॉन 5 इंटू 100, दैट इज योर 30। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इसका निकाल सकते हो। ठीक है, मोस्ट यूजफुल अमंग ऑल मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज, तो सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। सर रेंज निकाल सकते हो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 9। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ट्राइज टू एस्टिमेट सेंट्रल वैल्यू, बीच की वैल्यू को, सेंट्रल कंसंट्रेटेड वैल्यू को देखता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर नोन एज सर एवरेजेस। 148 का क्या हो जाएगा? एवरेजेस। डिफरेंसेस क्या होता है? डेविएशंस। मीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि मीन में सारे वैल्यूज इंक्लूड करने पड़ते हैं, चाहे एक्सट्रीम हो, चाहे बीच के हो, चाहे कहीं और के हो, तो ये ट्रू होगा। सर इसका मीन क्या? बीच के दो वैल्यू का एवरेज, 6, 7, 8, 11। 7 और इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 6, 7, 8, 11, और 7 और 8 का मिड वैल्यू ले लेंगे, दैट इज 7.5। है क्या? अच्छा सॉरी, मीन बोला है ना, मैं तो मीडियन निकालने में तुल गया था। मीन तो आप निकाल सकते हो इसका। ठीक है, सम ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज एंड अरिथमेटिक मीन। सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड अरिथमेटिक मीन। सर मीन से इंडिविजुअल नंबर का डिफरेंस निकाल के उसको ऐड करना, 0। When the algebraic sum of division from arithmetic mean is not equal to 0, the figure of arithmetic mean is not correct। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर वो arithmetic mean है तो उसका डिफरेंसेस का सम ऑलवेज 0 आएगा, बट अगर 0 नहीं आ रहा है तो तुमने arithmetic mean सही से नहीं निकाला है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो और करते हैं इसको। इन द प्रॉब्लम नंबर ऑफ शर्ट्स बता रखा है, नंबर ऑफ पर्सन बता रखा है, अज्यूम्ड मीन बताने। सर इसको क्या करेंगे? इसका मिड वैल्यू ले लेंगे, 31, 34, 37, 13, 40 और 41। तो एक्स हो जाएगा, ये वाली चीज एक्स हो जाएगी, ये वाली चीज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो क्या करोगे? समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ करके बताओ सर। देखो 31 इंटू, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, और आपको भी ये हैबिट डालनी है। कैसे? सर इसकी बीच वाली ले लो, 31 इंटू 15
एम प्लस में सेव करो। फिर 34 इंटू 14 एम प्लस में ले लो। फिर 37 इंटू 42 एम प्लस में ले लो। 40 इंटू 27 एम प्लस में ले लो। 43 इंटू 18 एम प्लस में ले लो। एमआरसी करोगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल कितना आया? 4349, याद रखना 4349। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 14 प्लस 42 प्लस 27 प्लस 18। 4349 डिवाइड बाय 116। 4349 डिवाइड बाय 116 37 37 आ रहा है 153 का। यस सर। चलो सेम चीज करनी है। 2 इंटू 5 10 प्लस आपका इसका मिड वैल्यू क्या है? 5.5 इंटू 10 यानी 55 प्लस 11.5 इंटू 16 प्लस इसका मिड वैल्यू क्या है? 41 यानी 20.5 इंटू 50 एम प्लस एम आर सी डिवाइडेड बाय इसका टोटल 20 और 31 डिवाइड बाय 51 यानी कितना आ गया? 10.9। कुछ गड़बड़ की लगता है सॉल्व करने में। देखो क्या बोल रहे हैं, इसको रुको कॉपी करके सॉल्व करके बताता हूँ आपको, शायद कहीं मिस्टेक की मैंने। देखो इसको इसका मिड वैल्यू ले लेना। मिड वैल्यू क्या है? 2। इसका मिड वैल्यू क्या है? 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी 5.5। इसका मिड वैल्यू क्या है? 23 डिवाइड बाई 2 11.5। इसका मिड वैल्यू क्या है? 20.5। ठीक है। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 15 दैट इज 46। ठीक है। तो 2 इंटू 5 एम प्लस 5.5 इंटू 10 एम प्लस 11.5 इंटू 16 एम प्लस 20.5 इंटू 15 एम प्लस एम आर सी डिवाइडेड बाय 46 दैट कम्स टू योर 12.9। 12.9 यानी कि है ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? द अज्यूम्ड मीन इज, इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें कुछ गड़बड़ है। ये अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या सॉल्व करने में? रीचेक करें। ये हो गया आपका 10, इसका मल्टीप्लाई हो गया 55, इसका मल्टीप्लाई हो गया 3/2 इंटू 16 20.5 इंटू इसका मल्टीप्लाई 307.5 प्लस 184 प्लस 55 प्लस 10 प्लस तो हो गया 556.5 डिवाइडेड बाय प्लस 10 प्लस 16 प्लस 50 46। 12.09 ही आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है चलो आगे बढ़े। कहीं ना कहीं ऐसी है कि मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि आंसर ये दे रखा है 154 का बी, नहीं 154 का सी दे रखा है 11.5। गड़बड़ लग रही है मेरे को, गड़बड़ लग रही है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सर अब उसी लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसी लॉजिक से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। द एवरेज ऑफ अ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग एवरेजेस, देखो एवरेज ऑफ अ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग एवरेजेस each of which is based on a certain number of its of item within a series is known as average of a series of overlapping averages each of which is based on certain number of items, it is called moving average.
इट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। सर मूविंग एवरेज क्या होता है? जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे को एवरेज एक फिक्स नंबर ऑफ एवरेज निकालना है, मतलब क्या, बेस्ड ऑन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स। मेरे को हर बार एट ए टाइम 5 नंबर ही लेना है। तो जब मैं इसको एवरेज निकालूंगा इसका, इस 5 नंबर का, तो नेक्स्ट टाइम मैं किसका एवरेज निकालूंगा? सर इस 5 नंबर का। फिर नेक्स्ट टाइम किसका एवरेज निकालूंगा? इस 5 नंबर का। ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो नंबर्स ओवरलैप कर रहे हैं, बट आप एट अ टाइम 5 को ही उठा रहे हो एवरेज निकालने के लिए, तो उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ये ना मूविंग एवरेज आपका इंडेक्स नंबर में और अच्छे से आएगा। ठीक है। तो उसको आप याद भी कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, बट आप स्किप मत करो, इसको ध्यान में रख लो इस क्वेश्चन को। डैश एवरेज इज यूज फॉर स्मूदनिंग अ टाइम सीरीज। देखो ये वापस फिर वहीं पे आ गया तुम्हारा, टाइम सीरीज से इंडेक्स नंबर में आ गया बेसिकली। ये मूविंग एवरेज वाली ही बात कर रही है। ठीक है। पूल्ड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप्ड मीन। हाफ ऑफ अ नंबर in an ordered set have value less than dash and half of a have values greater than median। भाई मीडियन से आधे पीछे है, मीडियम से आधे ज्यादा आगे है। पर ये वैल्यूज की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर्स की बात, हाफ ऑफ अ नंबर वैल्यूज। हाफ ऑफ द नंबर की वैल्यू मीडियन से कम है, हाफ ऑफ द नंबर है वैल्यूज ग्रेटर देन मीडियन। ठीक है, सही है। मीडियन मीडियन ही होना चाहिए 158 का। इसका मीडियन निकाल सकते हैं, पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथा नंबर होगा 7 + 1/2। चौथे नंबर को बोल देंगे अपन। देखो सबसे छोटा कौन सा है? 1, ये 2, फिर ये 3, और फिर ये 4, 37 होना चाहिए। फॉर एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज द मीडियन इज एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। ठीक है। इवन केस में बीच की दो वैल्यू का एवरेज होता है। ठीक है सर। चलो इसको 160 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट अपन उठाते हैं 161 से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।